नमस्कार सभी को, आपके अपने चैनल कंप्यूटर फॉर क्वांट के अंदर एक बार फिर से भी आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर प्लस डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ठीक है, तो आज हमारा कौन सा दिन है? 21 डे, 21 दिन। लगातार 20 दिन से क्लासें हो रही हमारे और आज 21वां दिन है। तो मेरे ख्याल से आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा अगर आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं। और एक आपके लिए खुशखबरी ये है, जो आपका सेट का एग्ज़ाम 2023 था ना, वो आपके पहले था 19 मार्च को। कब था? 19 मार्च को। उसको पोस्टपोन करके गवर्नमेंट द्वारा 26 मार्च कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? 26 मार्च कर दिया गया है। तो यहाँ देखिए, कम से कम हमें एक वीक का समय मिला है, लगभग 7 दिन हमें एक्स्ट्रा मिले हैं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि इन जो दिन है उनका भरपूर तरीके से मैं आपके लिए बेनिफिट ले सकूं। और मैं क्या करूंगा, इस ड्यूरिंग आपके लिए मैराथन क्लासेस तो लाऊंगा ही। मैंने आपको बता दिया है, मोस्ट प्रोबेबली मेरी मैराथन क्लासेस है 11 से शुरू होगी और जो आपके एग्ज़ाम तक चलेगी। ओके, और हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। बस आप मुझे टाइमिंग बता देना है कि सर इस टाइमिंग के आप मैराथन क्लासेस लोगे तो हम अटेंड कर पाएंगे। ओके, और ये बता देना है कि मैं लाइव लूँ या वीडियो रिकॉर्ड करके ही डालूँ, लाइव या रिकॉर्ड, है ना। ओके, लाइव या रिकॉर्ड जो भी वीडियो है मॉर्निंग में लाऊं या इवनिंग के अंदर लेके आऊँ, है ना। दिन के अंदर 9:30 से 6 तो मेरा ऑफिस टाइम रहता है, तब तक मैं बना नहीं सकता कुछ भी। तो या तो अर्ली मॉर्निंग में होगी या लेट नाइट में होगी। ओके, चलिए, तो हमने डीएसए के अंदर काफ़ी कुछ पढ़ लिया था प्रीवियस क्लास के अंदर। अब हम आगे चलते हैं। तो हम ट्री पढ़ रहे थे। ट्री के अंदर हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा बाइनरी सर्च ट्री। क्या है? बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, BST। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर क्या होता है, जो भी आपके डेटा एलिमेंट्स होते हैं वो सॉर्टेड फॉर्म के अंदर, किस फॉर्म के अंदर होते हैं? सॉर्टेड। इट इज़ अ सॉर्टेड बाइनरी ट्री। क्या हो गया? सॉर्टेड बाइनरी ट्री। ठीक है, तो बाइनरी ट्री के अंदर हमेशा ध्यान रखना, ये आपका रूट नोड होगा और रूट नोड के अंदर जो लेफ्ट साइड में जो भी चाइल्ड होंगे वो रूट नोड से कम के होंगे और राइट में होंगे, उनकी वैल्यू हमेशा रूट नोड से क्या होगी? ज़्यादा होगी। ध्यान रखना। एग्जाम्पल के लिए बता दूँ, जैसे ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 3। ये क्या हो गया? आपका बाइनरी ट्री। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम के अंदर। आपको क्या होगा? प्री ऑर्डर और ऑर्डर निकालना होगा, प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर। तो आपको जैसे देख लीजिए, ये चीज़ दी हुई है, आपको किसी ट्री का प्री ऑर्डर दिया हुआ है 28, 5, 6, 9, 25, 21, 23 और 30। ये आपको दिया हुआ है और आपको इसके अंदर क्या निकालना है? पोस्ट ऑर्डर। क्या निकालना है? पोस्ट ऑर्डर। और कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो क्या आप निकाल सकते हैं? एक चीज़ ये ध्यान रखना, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर आपको सिर्फ प्री या पोस्ट दिया होगा, इन नहीं दिया होगा। तो उसका इन आप खुद निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री के अंदर जो इन ऑर्डर होगा हमेशा क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर के अंदर होगा, वो हमेशा अरेंज ऑर्डर के अंदर होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका इन ऑर्डर क्या होगा? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 5, उसके बाद कौन सी है बड़ी? 6, उसके बाद कौन सी बड़ी है आपके पास? 8, उसके बाद कौन सी है? 9, फिर 20, फिर आपके पास है 21, फिर 23, फिर हो गया आपके पास 25 और फिर हो गया आपके पास 30। ये चीज़ हमेशा रहेगी, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है ना। तो एग्जाम के अंदर सिर्फ प्री दिया होगा, प्री से फिर आपको क्या निकालना है? इन निकालना है और इन आपको खुद को कैलकुलेट करना है। उससे फिर आपको पता ही है तरीका कि आप ट्री कैसे निकाल सकते हो। मैंने ये अच्छे तरीके से प्रीवियस वीडियो के अंदर बता दिया है, तो अब मैं वापस यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं यहाँ पे। और क्वेश्चन कैसे आता है बाइनरी सर्च ट्री के अंदर? एक क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी बाइनरी सर्च ट्री आर पॉसिबल विथ 4 नोड्स। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 4 नोड से कितने बाइनरी ट्री पॉसिबल है। तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए। इसका जो फॉर्मूला है वो है 2nc
n अपॉन n प्लस 1। अभी आप बोलोगे सर ये तो हमने बाइनरी ट्री के अंदर अनलेबल नोड के अंदर भी यही फॉर्मूला यूज़ किया। हाँ, यही फॉर्मूला आपका बाइनरी सर्च ट्री के अंदर भी यूज़ आएगा, क्योंकि यहाँ जो आपके जो ट्री बनता है वो हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर बनता है, तो अलग से परम्यूटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो लेबल नोड के अंदर हम लगाते हैं ना अनफैक्टोरियल, उसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? n की वैल्यू क्या है 4, ये हो जाएगा 8c4 अपॉन क्या हो जाएगा 5। इसको कैसे सोल्व करना है मैंने बता दिया पिछली बार के अंदर क्या फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये क्या हो गया n फैक्टोरियल 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और नीचे वाली साइड क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। इसको आप सोल्व करोगे, ये 2 फैक्टोरियल है ना, इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 14 वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 14 वैल्यू आएगी। ओके, ठीक है ना। तो इस तरह के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, इस तरह से आपको सोल्व करना है। ओके, तो देखिए मेहनत करते रहिए, संघर्ष करते रहिए। मैं आपके साथ कर रहा हूँ तो आपको भी मेरे साथ करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी पीडीएफ आपको मिल ही रही है, कंटेंट में कोई कमी नहीं है, क्वालिटी कंटेंट है, थोड़ा स्पीड ज़्यादा है क्योंकि क्रैश कोर्स की वजह से। जब मैं मेरा कोर्स उम्मीद है नेक्स्ट जब भी सेट एग्ज़ाम आएगा, नेट एग्ज़ाम होगा, उससे पहले कोर्सेस लॉन्च हो चुके होंगे मेरे, तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। ओके, और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि इस सेट एग्ज़ाम के अंदर आपको क्वालिफाई करना है, सेट या नेट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से आपको पूछा गया है कि प्री कौन सा है, पोस्ट कौन सा है, इन कौन सा है। फर्स्ट जो दिया हुआ दिया आपको MBCAFHPYK, ठीक है। सेकंड आपको दिया हुआ है KAMCBYPF और H। और जो थर्ड जो आपको दिया हुआ है MABCKYFPH। आपको प्री, इन और पोस्ट निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्री, इन और पोस्ट में क्या होता है। देखिए लेफ्ट, राइट और नोड, ये क्या होता है आपका पोस्ट, ठीक है। और क्या होता है आपका लेफ्ट, नोड और राइट, ये क्या होता है आपका इन। और लेफ्ट, राइट, सॉरी ये क्या हो गया आपका प्री के अंदर क्या होगा बता सकते हैं आप मेरे को? नोड, लेफ्ट और राइट, ये किस में होता है आपके प्री के अंदर होता है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो नोड होगा ना, पोस्ट और प्री दोनों के अंदर नोड हमेशा इस तरीके से कॉम्बिनेशन के अंदर रहेगा। तो आपको यहाँ कॉम्बिनेशन दिख रहा है क्या कोई? देखिए जिसके आगे और पीछे वाला दोनों समान है। देखिए एम एम एम, ये तो सेम स्टेटमेंट है, आगे पीछे। यहाँ देखिए के, अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ भी के है और यहाँ भी के है। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई, ये क्या है यहाँ पे रूट है। क्या है यहाँ पे? रूट है। तो ये आपका कौन सा ऑर्डर हो गया यहाँ पे? पोस्ट ऑर्डर। और ये कौन सा ऑर्डर हो गया? प्री ऑर्डर। थर्ड में देखिए के कहीं मिड में होगा, हाँ ये, तो ये कौन सा हो गया आपका? इन ऑर्डर। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, गेट का है। ओके, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमें? क्रिएट बाइनरी सर्च ट्री। भाई आपको पूछ सकते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री बनाइए और आपको एक सीक्वेंस दी होगी। सीक्वेंस आपको दी हुई है 14, 15, 4, 9, 7, 18, 3, 5, 16, 10 और 17। और पूछा गया कि सर इससे आप बाइनरी ट्री बनाइए। तो बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हमेशा क्या होगा? सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर होगा। तो सबसे पहले 14 ले लिया। चलिए सर 14 हम बना देते हैं, यहाँ पे ये बना दिया। फिर क्या है 15। बताइए 15 लेफ्ट में आएगा राइट में? राइट में आएगा, क्योंकि बड़ी वाली संख्या हमेशा कहाँ रखेंगे हम? राइट में। ठीक, डन, ये डन, ये डन। फिर क्या है फोर्थ की तरह आएगा, आप बता सकते हैं लेफ्ट में या राइट में? ये आएगा आपके लेफ्ट के अंदर, ये भी डन। 9th लेफ्ट में या राइट में? इसके लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में। अब इसके लेफ्ट में या राइट में कहाँ आएगा? राइट में। ये क्या आ गया? 9, क्योंकि 9 है जो 4 से बड़ा है ना। ओके, समझ में आ रही बात? 7 बताइए लेफ्ट में या राइट में? 14 के लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में। 4 के लेफ्ट में या राइट में? राइट में।
ठीक है, 4 से बड़ा है ना 7, और 9 के लेफ्ट में राइट में कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट में 7। 18 किधर आएगा, 14 से राइट में, हाँ किधर आएगा, 15 के राइट में, ये क्या हो गया आपके पास 18। 3 किधर आएगा, 3 देखिए लेफ्ट लेफ्ट और लेफ्ट, 4 से छोटा है ना, बड़ा तो है ही नहीं, यहाँ आ जाएगा आपका 3। 5 किधर आएगा, देखिए आप 14 से लेफ्ट में और 4 के राइट में, 4 से बड़ा है पर 9 के लेफ्ट में आएगा और 7 के भी लेफ्ट में आएगा, क्योंकि ये 7 से भी छोटा है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आ गया आपका 5। 16 किधर आएगा, 16 14 के राइट में, 15 के भी राइट में क्योंकि बड़ा है, और 18 से छोटा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके 16, ये हो गया। 10 किधर आएगा, 14 से छोटा है तो लेफ्ट, 4 से बड़ा है तो राइट, 9 से बड़ा है तो राइट, तो यहाँ आ जाएगा आपका 10। ठीक है, और 17 किधर आएगा बता सकते हो आप मेरे को, 14 से बड़ा है, 15 से बड़ा है, पर 18 से छोटा है और 17 से बड़ा है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 17। इस तरीके से आपको बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करना बोल सकते हैं। ओके, चलिए और आपको इसी के साथ बाइनरी सर्च ट्री डिलीट कैसे करते हैं वो वाली चीज़ भी आनी चाहिए। आपको दे सकते हैं कि भाई ये लीफ नोड है, इसको डिलीट करना है, जैसे आपको बोल दिया कि लीफ नोड्स 5 है, उसको डिलीट करना है, उसके बाद स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो ये सेम स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, फिर आपको बोल दिया कि जैसे अब यहाँ पे आप डिलीट कर रहे हैं, या मान लीजिए 18 डिलीट कर रहे हैं, अगर यहाँ पे आप 18 डिलीट कर रहे हैं तो फाइनल क्या रहेगा, उस केस के अंदर जो आपका जो चाइल्ड है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये 16 किससे कनेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट इससे कनेक्ट हो जाएगा, पर ये राइट साइड में कनेक्ट होगा, है ना। कैसे कनेक्ट होगा, इस साइड से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 15 से बड़ा है ना 16, इसी प्रकार से। ओके, और फिर मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको बोलते हैं कि जो 4 है इसको डिलीट करना है, देखिए 3 तरह के डिलीशन है, एक लीफ नोड डिलीट करना, एक चाइल्ड डिलीट करना, और एक ऐसे नोड डिलीट करना जिसके सब चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड भी है राइट भी है। तो इस केस के अंदर क्या होगा, जैसे आपको 4 डिलीट करना है तो लेफ्ट सब ट्री का सबसे जो बड़ा वाला एलिमेंट है वो इस रिप्लेस जगह को भर देगा। या क्या होगा, देखिए ये इसका है लेफ्ट चाइल्ड और ये इसका है आपका राइट चाइल्ड, या क्या हो गया, जो राइट जो चाइल्ड है उसका सबसे बड़े वाला एलिमेंट इस स्पेस को भर देगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और देखिए इसके अंदर से क्वेश्चन कैसे आते हैं, फिर देखिए एक जो ये फॉर्मूला है इसके ऊपर क्वेश्चन मिलता है आपको एग्जाम के अंदर, आप लिख लीजिए, लीफ नोड इक्वल टू इंटरनल नोड माइनस एनरी ट्री माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, तो आई का मतलब है यहाँ पे इंटरनल नोड, ओके, और एन का मतलब है यहाँ एन एरी। एन एरी का मतलब ये है कि या इसके 2 चाइल्ड है, 3 चाइल्ड है, 4 चाइल्ड है, या एन चाइल्ड है। ठीक है, एन एरी कर दिया, 3 चाइल्ड है तो या 3 हो जाएगा, 2 होगा तो 2 हो जाएगा, 4 होगा तो 1 हो जाएगा। वो आपको इंटरनल नोड की वैल्यू दी होगी। एग्जाम्पल से हम इसको इसके अंदर एग्जाम्पल, ओके, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है तो आप क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं आराम से और भी कर सकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको निकालना है मैक्स एंड मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट 5। आपको मैक्सिमम और मिनिमम नोड्स निकालने हैं ऐसे बाइनरी ट्री जिसकी हाइट क्या दी हुई है, 5 दी हुई है। तो मैंने आपको बताया था ऑप्शन आपको दिए हुए 63 6, बी दिया हुआ 64 5, सी दिया हुआ है 32 6, और आपको डी दिया हुआ है 31 और 5। ओके, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर मैक्सिमम नंबर आपको नोड निकालने हैं बाइनरी ट्री का तो फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 1। पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, 2 की हाइट क्या दे रखी है 5, तो 5 प्लस 1 6 माइनस 1 क्या हो जाएगी, 64 माइनस 1 क्या आ जाएगा 63। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन कौन सा, अभी तो खैर यही ऑप्शन बन रहा है, ये तो हो गया हमारा मैक्सिमम। अब मिनिमम भी पूछ रहा है, तो देखिए बता सकते हैं आपको मिनिमम कितने नोड बनेंगे,
बाइनरी ट्री के अंदर। किसकी बात कर रहे हैं हम? बाइनरी ट्री के अंदर। तो देखिए बाइनरी ट्री के अंदर जो मिनिमम नोड कितने बन सकते हैं आपके, हाइट 5 से 6 बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? अगर वो लेफ्ट स्क्यू हो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ओके। और हाइट क्या हो गई इसकी? 5 हो गई ना, इसकी होती 0 1 2 3 4 और 5। तो कितने नोड चाहिए? कम से कम 6 नोड चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट स्क्यू प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं? लेफ्ट स्क्यू प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपके? ए 63 और 6 इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, चलिए, तो ये जो अभी मैं बता रहा हूँ इसके ऊपर ही है। यहाँ पे ये है आपका बाइनरी सर्च ट्री, है ना, बाइनरी सर्च ट्री। अब जो बाइनरी सर्च ट्री के डिसएडवांटेज क्या है वो देखिए आप। डिसएडवांटेजेस ऑफ बाइनरी सर्च ट्री क्या है? यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है? अभी मैंने बताया था लेफ्ट स्क्यू प्रॉब्लम, या क्या हो जाएगा? राइट स्क्यू प्रॉब्लम। ये क्या होता है सर? जैसे एग्जांपल लेता हूँ, आपको बाइनरी सर्च ट्री के अंदर एक सीक्वेंस दी हुई है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब आपको बोलना है इसको बाइनरी सर्च ट्री बनाना है। कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप 1 ऐड करोगे, फिर 2 करोगे। 2 1 से बड़ा है, छोटा बड़ा है तो राइट साइड में। 3 किधर जाएगा? लेफ्ट या राइट? राइट साइड में। 4 किधर जाएगा? राइट में। 5 किधर जाएगा? राइट में। 6 किधर जाएगा? राइट में। आप देख रहे हो, तो आपका बाइनरी सर्च ट्री है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर बनता जा रहा है। ओके, तो ये क्या है आपका? राइट स्क्यू प्रॉब्लम। क्या है? राइट स्क्यू प्रॉब्लम। इससे क्या हो रहा है? इससे क्या हो रहा है? आपका जो ट्री है वो उसकी हाइट क्या होती जाती है? बढ़ती जा रही है। आई बात समझ में? तो इससे आपको एक्सेस टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को और कम करने के लिए नेक्स्ट जो आपके पास ट्री आता है वो होता है आपके बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री। क्या आता है? बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री। उससे पहले हमारा एक टॉपिक है वो हम देख लेते हैं। टाइप ऑफ बाइनरी ट्री हमारा रह गया है, उसको हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ देखिए, टाइप ऑफ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री के भी कुछ टाइप है। फर्स्ट है आपका फुल, प्रॉपर या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। फुल, प्रॉपर या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। ठीक है, इसका क्या मतलब है? या डेफिनेशन लिख लीजिए। इफ एवरी नोड है 0 और 2 चिल्ड्रन, हर एक नोड के पास 0 या 2 चिल्ड्रन है। ठीक है, और लिख लीजिए ऑल नोड्स एक्सेप्ट लीफ नोड हैव 2 चिल्ड्रन। कहने का क्या मतलब है? अगर आपके पास कोई स्ट्रक्चर इस तरीके से ए बी, हर एक के या तो चाइल्ड होगा या नहीं होगा। ए के 2 चाइल्ड है बी सी। अब देखिए बी के यहाँ कोई चाइल्ड नहीं है, सी के चाइल्ड हो जाएंगे डी या ई। या कैसे हो सकता है आपके पास? ए बी सी, या ये कैसे हो जाएगा आपके पास? डी और ई। ठीक है, ओके। इस तरह के ट्री है उसे हम क्या बोलेंगे? फुल या प्रॉपर बाइनरी ट्री। नेक्स्ट जो हमारे पास इस केस के अंदर आता है वो है कंप्लीट बाइनरी ट्री। क्या है? कंप्लीट बाइनरी ट्री। सर इसके अंदर क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिखिए, ऑल लेवल्स आर completely filled except possibly the last level, and the last level has all keys is left as
पॉसिबल। तो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये ट्री दिया हुआ है ए बी सी डी और ई, और एक और दिया हुआ ए बी सी डी, ध्यान से समझिएगा, ई। ओके, तो अब बता सकते हो आप इसमें कंप्लीट बाइनरी ट्री कौन सा है। इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, मेमोरी जो अलोकेट होती ना वो किस तरीके से होती है वो आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है, ए फिर बी। देखिए मेमोरी किस तरीके से इनको दी जाती है, अलोकेट की जाती है, ए फिर बी फिर सी। ओके, फिर इस प्रकार से इसके चाइल्ड और इस प्रकार से ऐसे चलता रहता है ये मामला। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ए रख दिया, उसके बाद बी, कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर इनको मेमोरी अलोकेट की जाती है। तो ए फिर बी फिर सी, उसके बाद देखिए इसके कोई चाइल्ड नहीं है तो ये 2 स्पेस छोड़ दिए जाएंगे। फिर क्या बचा, सी डी और ई। और अगर यही इस केस की बात करेंगे तो आप मेरे को बता सकते हो मेमोरी कैसे अलोकेट की जाएगी, ए बी सी डी ई, और जो बाकी इसके 2 चाइल्ड है उसके लिए स्पेस छोड़ दिया गया। तो ध्यान रखना इन दोनों में से कंप्लीट बाइनरी ट्री कौन सा है, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, यही लिखा हुआ है। ऑल लेवल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट लेवल एंड द लास्ट लेवल हैज ऑल कीज एज लेफ्ट एज पॉसिबल। हमेशा बीच के अंदर कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, इस तरीके से कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होनी चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट बाइनरी ट्री। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा चीज़ आपकी क्लियर हो ही होगी। स्टूडेंट ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इन्हीं चीज़ों के अंदर। फिर देखिए एक और है आपके पास, वो है परफेक्ट बाइनरी ट्री। क्या है, परफेक्ट बाइनरी ट्री। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, ऑल इंटरनल, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर है ना, ऑल इंटरनल नोड्स हैव 2 चिल्ड्रन एंड ऑल लीफ आर एट सेम लेवल। जो भी नोड्स है उनके चिल्ड्रन होंगे और सारे के सारे एक ही लेवल पे होंगे, मतलब ए के 2 चिल्ड्रन होंगे ही होंगे, बी सी। ठीक है, और अगर बी के फिर से चिल्ड्रन है, इसका मतलब सी के भी चिल्ड्रन होंगे ही होंगे, क्योंकि जो सारे के सारे चिल्ड्रन है मतलब वो हमारे हमेशा क्या होंगे, सेम लेवल के ऊपर रहेंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ए बी सी, इसे हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट। क्यों, कि जो भी लीफ नोड है हमेशा सेम लेवल के ऊपर होने चाहिए। अगर यहाँ इधर देखोगे तो लीफ नोड सेम लेवल पे नहीं है, यहाँ देखिए लीफ नोड किस तरह, इस तरीके से, इसलिए इसको हम परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं बोल सकते हैं। ओके, ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी, है ना। फिर जो नेक्स्ट हमारा जो ट्री आता है, इसी के अंदर कौन सा आता है, मैंने क्या बताया था अभी आपको, AVL। AVL ट्री को हम और कौन सा ट्री बोलते हैं सर, बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री। AVL, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी आपको जरूरत नहीं है, इसको और क्या बोलते हैं, बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री। सॉरी, जो आपका AVL ट्री है वो बाइनरी सर्च ट्री का अपग्रेड वर्जन है। बाइनरी सर्च ट्री के अंदर लेफ्ट स्क्यू प्रॉब्लम और राइट स्क्यू प्रॉब्लम हो रही थी, इसको हटाने के लिए हमने इसका यूज़ किया गया है। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपको ये नोड दिया हुआ है और ये नोड दिया हुआ है, और यहाँ अगर आप देखोगे इस तरह से कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही है तो हम इसका क्या निकालते हैं, बैलेंस फैक्टर निकालते हैं। और बैलेंस फैक्टर हमेशा -1, 0 और 1 रेंज के अंदर होना चाहिए। और बैलेंस फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, लेफ्ट माइनस राइट। इसका क्या मतलब है, हम हमेशा चाइल्ड काउंट करेंगे। यहाँ खड़े हो जाइए आप और चाइल्ड काउंट कीजिए। इसके चाइल्ड कितने हैं, यहाँ देखिए 1 2 3, तो एल की वैल्यू क्या हो गई, 3। यहाँ खड़े हो जाइए, यहाँ चाइल्ड काउंट कीजिए, कितना, 1। अगर इसको माइनस करेंगे, 3 - 1 क्या हो गया, 2। क्या 2 इस रेंज के अंदर है, नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा ये AVL ट्री का जो रूल्स है उसको वायलेट कर रहा है। तो इसके लिए आपको कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे, यहाँ पे कुछ रोटेशंस अप्लाई करने होंगे। और रोटेशंस कौन से होते हैं वो मैं आपको सिर्फ लिखवा सकता हूँ, है ना। अगर लेफ्ट रोटेशन है, लेफ्ट अगर वायलेशन हो रहा है तो आपको राइट रोटेट करना है, राइट वायलेट हो रहा है तो आपको यहाँ पे लेफ्ट रोटेट करना है। ठीक है,
अगर राइट लेफ्ट वाइलेशन हो रहा है तो आपको लेफ्ट राइट रोटेट करना है, और अगर लेफ्ट राइट वाइलेशन हो रहा है तो आपको राइट लेफ्ट ट्री को रोटेट करना है। ओके, तो जब हम AVL ट्री बना देते हैं, बैलेंस बाइनरी ट्री बना देते हैं, उस केस के अंदर इसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, हाइट विल बी ऑलवेज क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ लॉग n, हमेशा क्या होगी, ऑर्डर ऑफ log n होगी। ओके, तो ये चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है, क्या रखनी है, ध्यान रखनी है और याद रखनी है। बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ हो सकता है जो क्वेश्चंस मिलेगा उस हिसाब से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और क्या ध्यान रखना है आपको, इन सब का कॉम्प्लेक्सिटी ध्यान रखनी है, किस किस की रखनी है, सर्च, हाइट, और ये क्या हो गया, इंसर्शन। बाइनरी सर्च ट्री, और यहाँ कौन सा हो जाएगा, बाइनरी बैलेंस सर्च ट्री। ठीक है, तो बाइनरी सर्च ट्री की सर्च कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ऑर्डर ऑफ n, और बाइनरी बैलेंस ट्री की ऑर्डर ऑफ log n। हाइट क्या रहेगी इसकी, log n, इसकी क्या रहेगी, ऑर्डर ऑफ log n, इसकी क्या रहेगी, ऑर्डर ऑफ n, और यहाँ क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ log n। तो ध्यान रखना, बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हमारे पास सारी चीज़ें क्या रहती है, log n की फॉर्म के अंदर रहती है। ओके, तो ये चीज़ मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। अब जो नेक्स्ट इसके अंदर हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हमारा हैशिंग। तो बिल्कुल डिटेल के ब्रीफ के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं, बस इतनी चीज़ आप ध्यान रखिए, है ना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हैशिंग। हैशिंग एक मैपिंग टेक्निक्स है। ओके, तो डिटेल पार्ट के अंदर अभी हम नहीं जा सकते हैं हैशिंग के अंदर। तो हैशिंग के अंदर क्या होता है कि हमें कुछ फंक्शन दिया हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मेमोरी के अंदर जो भी आपको एलोकेट करनी है मेमोरी, उसको क्या करते हैं, मैप करते हैं। इस तरीके से हम मैपिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। ओके, और हम हैश फंक्शन का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, हैश फंक्शन का। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेमोरी एलिमेंट को यहाँ पे सेव करते रहते हैं। तो बहुत अलग अलग तरह की मैपिंग टेक्निक्स होती है। तो देखिए यहाँ पे कुछ आपके कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक्स है। यहाँ पे क्या होता है, हैशिंग जब हम लगाते हैं ना तो कई बार कोलिजन होता है। कोलिजन क्यों होता है, यहाँ पे मान लीजिए हमने स्टोर कर लिया डेटा 1 2 3, अब हमें 4 5, अब नेक्स्ट डेटा स्टोर करना है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर से कोलाइड हो रहा है। क्या हो रहा है, कोलाइड हो रहा है। इस केस के अंदर हमारे पास कुछ टेक्निक होती है। तो देखिए कोलिजन का क्या मतलब है, मोर देन वन वैल्यू मैचिंग टू सेम सेल इन हैश टेबल इज कॉल्ड कोलिजन। मान लीजिए हमने, देखिए डायरेक्ट मैपिंग पढ़ी थी ना, वहाँ पे हमने किस फॉर्मूले का यूज़ किया था, k m mod n। तो यही मान लीजिए हैशिंग का आपके फॉर्मूला है, जहाँ पे आपको क्या करना है, आपके पास वैल्यू है 4 mod n, n की वैल्यू क्या है 4, फिर दिया हुआ है 8 mod n, n की वैल्यू क्या वापस 4, फिर क्या दिया है 12 mod 4। अब आप बता सकते हैं इसके अंदर जो आपके वैल्यू क्या रहेगी के की, इसकी भी 0, इसकी भी 0, इसकी भी 0, कैसे रहेगी, मोड का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर। तो देखिए 4 को आपने यहाँ स्टोर कर लिया, ठीक है, फिर 8 को कहाँ स्टोर करोगे, वापस वो तो यही आ रहा है, फिर 12 का कहाँ स्टोर करोगे, वो भी यही आ रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाता है, कोलिजन। इसको रिजोल्व करने के लिए कुछ हमारे पास टेक्निक्स होती है, वो देखिए सॉरी, वो देखिए क्या है, कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक्स। क्या है, कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक्स। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्या है, बेटर हैश फंक्शन। हैश फंक्शन जो आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो वो अच्छे तरीके से करो। दूसरा इसका है सॉल्यूशन चेनिंग। क्या करेंगे आप, चेनिंग का यूज़ कीजिए। ध्यान रखना चेनिंग के अंदर सर्च
इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। क्या होते हैं? सर्च, इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। और जो चेनिंग होती है वो आपकी होती है आउटसाइड टेबल के आउटसाइड होती है। और इसका जो डिसएडवांटेज क्या है? वेस्टेज ऑफ पॉइंटर। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। वेस्टेज ऑफ पॉइंटर किस में होता है? आपके चेनिंग के अंदर। थर्ड जो है इसका सॉल्यूशन वो है ओपन एड्रेसिंग। क्या है? ओपन एड्रेसिंग। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? सर्च कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं ना। सर्च कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा को डिलीट नहीं कर सकते। इसकी 3 टेक्निक्स है हमारे पास। वो है लीनियर प्रोबिंग, ठीक है, वो है हमारे पास लीनियर प्रोबिंग। सेकेंड हमारे पास क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। और जो नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर वो है हमारे पास डबल प्रोबिंग। क्या है? डबल प्रोबिंग। इसका क्वेश्चन आएगा तो मैं मैराथन के अंदर लेके आऊँगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक है, यहाँ पे आपके ये हेशी खत्म हुआ। एक और क्वेश्चन आता है यहाँ से, टावर ऑफ हनोई से आता है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एक जो क्वेश्चन मैंने देखा है ज़्यादातर, वो देखा टावर ऑफ हनोई से। क्वेश्चन क्या है? आपको सिर्फ चीज़ याद रखना है, 4 एंड डिस्क के लिए टोटल 2n-1 मूव्स आर रिक्वायर्ड। एंड इसके लिए टोटल 2n-1 मूव्स की ज़रूरत होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, आपको याद रखना बस। उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, किसकी? टावर ऑफ हनोई की, वो होती है आपके पास ऑर्डर ऑफ 2n। और इसका जो रिकर्शन फॉर्मूला होता है ना, वो होता है आपके पास 2n-1+1। ये चीज़ें आप डायरेक्ट याद रखिए। टावर ऑफ हनोई क्या होता है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इस तरह से पिलर्स होते हैं, ठीक है, और आपको क्या करना पड़ता है? यहाँ से वो रिंग इंसर्ट करनी पड़ती है ना। यहाँ पे रिंग क्या होती है? बड़ी छोटी कॉम्बिनेशन के अंदर होती है। आपको इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करना है, किसी भी एक टावर के अंदर बड़ी से छोटी वाइज रिंग क्या हो जाए? अरेंज हो जाए। ये छोटी बड़ी, फिर छोटी 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 छोटी। ओके, तो ये आपने इस गेम के बारे में सुना होगा, उसका नाम है टावर ऑफ हनोई। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। वो है हमारे पास क्या? ग्राफ। अब हम क्या देखने वाले हैं? ग्राफ देखने वाले हैं। ठीक है, ग्राफ के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही हम देखने वाले हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है ग्राफ। तो इसको मैं थोड़ा स्पेस क्रिएट कर देता हूँ आप सभी के लिए। हाँ, देखिए ग्राफ। ग्राफ ट्री विथ साइकिल इज कॉल्ड ग्राफ ट्री विथ साइकिल इज कॉल्ड ग्राफ। अगर कोई ट्री है उसके साइकिल है तो हम क्या बोलेंगे? ग्राफ बोलेंगे। तो ग्राफ क्या कर रहे हैं? हम ट्रैवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ग्राफ ट्रैवल से 2 तरीके से होता है। एक होता है आपका ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, और दूसरा कौन सा है आपके? बताइए। डेप्थ फर्स्ट सर्च। फर्स्ट है आपका BFS और दूसरा है आपका DFS। देखिए DFS के अंदर हम Q का यूज़ करते हैं, ध्यान रखना एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया कई बार। और DFS के अंदर हम किसका यूज़ करते हैं? स्टेक का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं? स्टेक का यूज़ करते हैं। ओके, तो यहीं पे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ ताकि एग्जाम के अंदर आए तो आप आसानी से कर पाए। तो यहाँ दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ दिया हुआ है 8। आपको क्या करना है? इसका BFS निकालना है। क्या निकालना है? BFS। देखिए कैसे निकालेंगे BFS। BFS के अंदर हमेशा ध्यान रखना हम एडजेसेंट का यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे
सबसे पहले मैं इस वर्टेक्स को ले रहा हूँ है ना 1 को, यहाँ आप खड़े हो जाइए और यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1 वर्टेक्स लिया, ये क्यू बना रहा हूँ सबसे पहले, क्यू है ना। तो 1 लिया, 1 की एडजेसेंट वर्टेक्स कौन सी है, 2 और 3। तो आप 3 और 2 भी ले सकते हो, 2 और 3 भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ 2 और 3। तो सबसे पहले मैं 1 को विजिट किया, 1 को यहाँ पे प्रिंट करा दिया। क्या करा रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वर्टेक्स के ऊपर जंप कर दिया, 2 के ऊपर। यहाँ से मैं जंप करके आ गया किसके ऊपर, 2 के ऊपर आ गया। 2 की एडजेसेंट वर्टेक्स कौन सी है, 4 और 5। तो पहले मैंने क्यू के अंदर ऐड कर दिया 4 और 5। चूंकि मैं 2 के ऊपर जंप कर दिया इसलिए मैं 2 को भी प्रिंट करा रहा हूँ। नेक्स्ट किस पे जाऊँगा मैं, 3 के ऊपर। जिस भी नेक्स्ट वर्टेक्स पे जाता हूँ वो मिलूंगा यहाँ से क्यू से, ओके 3। अब मैं जंप कर रहा हूँ कहाँ पे, यहाँ से 3 पे, यहाँ से यहाँ जंप किया। अब यहाँ से मैं यहाँ जंप कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कहाँ खड़ा हूँ, 3 के ऊपर। 3 की एडजेसेंट वर्टेक्स कौन सी है, 6 और 7। इसको मैं पहले क्यू में डालूंगा और 3 को मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा। 3 के बाद कहाँ जंप करूंगा, 4 के ऊपर। तो यहाँ से मैंने यहाँ जंप किया किसके ऊपर, 4 के ऊपर। 4 की एडजेसेंट वर्टेक्स कौन सी है, देखिए कौन सी है, 8। तो यहाँ लिख लिया मैंने 8 और जंप कर लिया। तो इसको मैंने प्रिंट कर लिया। अब इसके बाद कहाँ जंप करूँगा, 4 से 5 के ऊपर, ठीक है। इस तरीके से आपको जंप करना है ना, 1 इस तरीके से, यहाँ से यहाँ यहाँ, उसके बाद फिर से यहाँ यहाँ, उसके बाद फिर से यहाँ, इस तरीके से 4 को प्रिंट कर लिया, ठीक है। फिर कहाँ जाऊँगा मैं, 5th के ऊपर। 5th को यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ, ये चला गया 5th पे। 5th की एडिशन वर्टेक्स कौन सी, 8 ऑलरेडी है। तो नेक्स्ट में चलता जाऊँ, 5th के बाद कौन सी है, 6। तो मैं जाऊँगा 6 के ऊपर। 6 को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। फिर मैं जाऊँगा 7 के ऊपर, 7 मैंने प्रिंट कर दिया। फिर जाऊँगा 8 के ऊपर और 8 मैंने प्रिंट कर दिया। ये क्या होगा इसका, DFS। ये DFS ऐसे भी हो सकता था, आप 1 लिया उसके बाद 3 भी ले सकते थे, फिर 2 ले सकते थे, फिर 3 की एडजेसेंट वर्टेक्स प्रिंट होती 6 और 7। तो BFS एक ग्राफ का एक ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, एक ग्राफ के मेनी आपके BFS हो सकते हैं, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं जो आपका है DFS है। किससे, DFS। तो यही मैं सेम ले लेता हूँ और इसका मैं DFS निकालने की कोशिश करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए इसको कैसे करेंगे हम, DFS कैसे करेंगे, आपको डायरेक्ट प्रिंट करता जाना है ना। सबसे पहले मैं 1 के ऊपर था तो 1 प्रिंट कर दिया, ये 1 के बाद जंप करना है आपको। नेक्स्ट इसका जो भी एडजेसेंट, 2 पे करो या 3 पे करो। 2 पे जंप कर दिया मैंने, 2 को प्रिंट कर दिया। अब 2 से कौन कौन से कनेक्टेड है, 4 और 5। तो यहाँ चाहिए 4 पे जाइए, 5 चाहिए। देखिए ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर हम इस तरीके से मूव करेंगे और डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर इस तरीके से हम वर्टिकली मूव करेंगे ना। तो देखिए यहाँ पे 1 से 2 जा रहा हूँ, 2 से 4 जा रहा हूँ, इस तरीके से 2 के बाद मैं कहाँ जंप कर रहा हूँ, 4 के ऊपर। ये क्या हो गया, 4 किससे कनेक्ट है, फिर 8 से। तो 8 प्रिंट करा दिया। 8 किससे कनेक्टेड है, फिर 5 से। तो मैंने 5 प्रिंट कर दिया। यहाँ से आप 5 भी प्रिंट करा सकते हो, 6 भी प्रिंट करा सकते हो, ओके। अब 5 किससे कनेक्टेड है, 2 से, पर 2 ऑलरेडी विजिटेड हो गया है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, बैक ट्रैक करूँगा, वापस एक कदम का आऊँगा, पीछे आऊँगा। देखिए 4 से मैं इधर गया, यहाँ से जाने के बाद मैं कहाँ गया, 5 पे। 5 विजिट कर दिया, उसके बाद 2 ऑलरेडी विजिटेड है। तो फिर मैं यहाँ से क्या करूँगा, बैक ट्रैक। इसको क्या बोलूँगा मैं, बैक ट्रैकिंग, पीछे आना, ठीक है। फिर मैंने क्या, 8 ऑलरेडी प्रिंटेड है। फिर मैं दूसरे नेक्स्ट अनविजिटेड नोड की तरफ जाऊंगा, वो क्या है हमारा 6 से। फिर आप कहाँ जा सकते हो, 3 पे जा सकते हो। 3 से कौन सा बच गया आपके पास, 7 बच गया, ठीक है। तो BFS के भी एक से ज़्यादा रास्ते हो सकते हैं, ये तो मैंने बताया। आप यहाँ से 1 से 3 पे भी जा सकते थे, 3 से फिर यहाँ 6 पे जा सकते थे, 6 से 8 पे जा सकते थे, 8 से 7 पे, 7 से 2 4 और लास्ट में बैक ट्रैकिंग करके फिर 7 पे आ सकते थे। तो बहुत सारे BFS और DFS पॉसिबल है एक ग्राफ के, ओके ठीक है। चलिए अब हम इसी के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। तो एक ग्राफ के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आपको क्वेश्चन मिलता है एग्जाम के अंदर, वो है आपका स्पैनिंग ट्री। क्या है, स्पैनिंग ट्री। क्या है, स्पैनिंग ट्री। ये क्या होता है, फाइंडिंग मिनिमम नंबर ऑफ एजेस रिक्वायर्ड टू कनेक्ट ऑल वर्टिसेस। लिख लीजिए,
फाइंडिंग मिनिमम नंबर ऑफ एजेस required to connect all vertices of graph is called spanning ट्री। उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेनिंग ट्री बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 2 और 3 और ये सारे आपस में क्या है? ग्राफ कनेक्टेड है। अब मुझे तीनों के ऊपर विजिट करना है तो कितनी मुझे कम से कम एज कनेक्ट करनी पड़ेगी? यहाँ देखिए 1, 2, 3, या तो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ इन दोनों को, या क्या हो सकता है 1, 2, 3, या मैं किसको कनेक्ट कर सकता हूँ? इन दोनों को, या और कौन सा स्ट्रक्चर बन सकता है? 1, 2 और 3, ये तीनों। तो एक ग्राफ के कितने भी स्पेनिंग ट्री हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? कितने भी हो सकते हैं अगर वो कंप्लीट ग्राफ है। फॉर कंप्लीट ग्राफ, अगर वो कंप्लीट ग्राफ है तो अगर आपको n नोड्स दिए हुए हैं तो कितने आपके क्या बन सकते हैं? स्पेनिंग ट्री बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं? kn इक्वल टू n की पावर -2, इतने आपके ग्राफ बन सकते हैं अगर कंप्लीट ग्राफ दिया हुआ है तो। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखोगे कंप्लीट ग्राफ का फॉर्मूला है। एग्जाम्पल से हम करते हैं। यहाँ पे जैसे अभी ऊपर लिया हमने, n की वैल्यू 3 ले रहा हूँ, तो यहाँ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ मतलब k मतलब ग्राफ है और k3 मतलब 3 नोड है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर -2, तो ये क्या हो गया? 3 की पावर मतलब 1। तो यहाँ देखिए हमारे पास ये नोड 3 थे, इससे कितने ग्राफ बने? 1, 2 और 3, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? यहाँ पे 3 आंसर आ रहा है। तो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट सही आ रहा है। तो एग्जाम के अंदर आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि कोई ग्राफ दिया हुआ है जिसके नोड है 5, ध्यान रखना कंप्लीट ग्राफ, उससे कितने स्पेनिंग ट्री बन सकते हैं? नंबर ऑफ स्पेनिंग ट्री पॉसिबल। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n की पावर -2, 5 की पावर 5 - 2 दैट इज 5 की पावर 3 दैट इज 125। डायरेक्ट आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अब हमने क्या देख लिया? स्पेनिंग ट्री देख लिया। पर अब हम नेक्स्ट जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो क्या देखने वाले हैं? मिनिमम स्पेनिंग ट्री। क्या देखने वाले हैं? मिनिमम स्पेनिंग ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मिनिमम स्पेनिंग ट्री देखने वाले हैं, MST। ओके, तो इसके अंदर हम क्या रख सकते हैं? जो एज होती है वहाँ पे थोड़ा वेट रख देते हैं। क्या रख देते हैं? वेट रख देते हैं। और फिर देखते हैं कि कम से कम रुपए के अंदर या कम से कम कॉस्ट के अंदर कौन सा ट्री हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, तो ध्यान रखना मिनिमम स्पेनिंग ट्री के अंदर जो एजेस होती है वो हमेशा क्या रहेगी? वर्टिसेस -1। ये ध्यान रखना आप, है ना। एजेस इक्वल टू क्या होगी? हमेशा वर्टिसेस -1 रहेगी। तो MST हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक हम कर सकते हैं प्रीम्स एल्गोरिथम से, और दूसरा जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। प्रीम्स एल्गोरिथम और क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। चलिए हम 1 बाय 1 इसको करने की कोशिश करते हैं, और दोनों को मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। देखिए, चलिए प्रीम्स एल्गोरिथम के अंदर क्या होगा? ध्यान रखने, यहाँ से क्वेश्चन आता है अ न्यू नोड इज एडेड, एक नया नोड ऐड किया जाता है। और क्रुस्कल्स एल्गोरिथम के अंदर क्या होता है? अ न्यू एज इज एडेड, एज ऐड की जाती है। ओके, चलिए क्वेश्चन देखोगे तो आप समझ में आ जाएगा। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 1, 6, यहाँ जाइए 2, ठीक है 1, 2, 3, ओके 1, 2, यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास 3, और यहाँ दिया आपके पास 4, यहाँ हो जाएगा आपके पास 5, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 7, है ना। और इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है। और यहाँ पे वेट दिया हुआ है 10, 28,
14, 24, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 22, तो ये भी कनेक्टेड 18, ये हो जाएगा 12 और 16। और आपको पूछा है कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालना है, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप प्रिम्स एल्गोरिथम से निकालिए या न्यू एज या क्रुस्कल से निकालिए। तो सबसे पहले मैं प्रिम्स से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप नोड बना दीजिए 1, 6, 2, 5, 3, 4 और बीच में क्या हो जाएगा यहाँ पे 7। देखिए प्रिम्स एल्गोरिथम के अंदर क्या होंगे, आप किसी भी एक नोड के ऊपर खड़े हो जाइए और यहाँ से जो भी शॉर्टेस्ट दूरी है, चाहे 6 पे जाइए 2 पे जाइए, उस नोड को आप ऐड कर दीजिए। तो अगर आप इस पे खड़े हो तो 10 कम है या 28, कौन सा 10, तो इसको आप ऐड कर दीजिए, रास्ता बनाते जाइए। फिर आप कहाँ आ गए, आप 6 के ऊपर, 6 से खड़े होके देखिए दूरी कौन सी है, यहाँ पे तो एक ही रास्ता है 25, तो आप इसको कनेक्ट कर दीजिए 25। अब आप कहाँ खड़े हैं 25 के ऊपर, यहाँ 5 के ऊपर, यहाँ से देखिए 24 से या छोटा 22, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 22। अब 4 से देखिए 18 छोटा है या 12 छोटा है, ओके, तो आप क्या देखोगे यहाँ पे आपके पास ये 18 है ना। अगर आप किधर जाओगे यहाँ पे इस केस के अंदर, हाँ यहाँ देखिए 22, यहाँ पे शायद 18 छोटा है 12 छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना 12 के ऊपर जाएंगे हम, ये कनेक्ट कर दिए, ये क्या हो गया आपके पास 12। 12 से फिर आपके पास क्या रास्ते हैं 16, या एक ही रास्ता है 16, तो इसको कनेक्ट कर दीजिए 16। फिर 2 से देखिए कहाँ जाओगे आप 14 या 28, कहाँ जाओगे, ऑब्वियस सी बात है 14 के ऊपर जाओगे, ओके। तो यहाँ एक चीज़ देखो, सारे के सारे नोड आपके क्या हो चुके हैं, विजिट हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं, विजिट हो चुके हैं। अब यहाँ पे क्या गए हम 1 बाय 1 बाय 1 बाय जंप करते गए, नोड ऐडते गए और हमने रास्ता निकाला। इसका आप सम करोगे तो 99 आएगा। अब हम देखते हैं कि भाई क्रुस्कल के अंदर हम कौन सी अप्रोच यूज़ करने वाले हैं। बना दीजिए 1, 6, 2, ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया आपके पास 4, ठीक है। तो क्रुस्कल के अंदर हम क्या करेंगे, मिनिमम एज लेंगे। आप यहाँ से देख लीजिए एज कौन सी है, मिनिमम एज कौन सी है यहाँ पे 10, तो 10 को ऐड कर दीजिए। फिर देखिए 10 से थोड़ी बड़ी कौन सी है 12, तो यहाँ से रेंडमली ऐड कर दीजिए 12। इसके बाद हम कौन सी ऐड करेंगे, 12 के से बड़ी कौन सी है हमारे पास 14, तो यहाँ पे एक नोड बच गया 7, तो ये क्या हो गया आपके 14, ठीक है। इसके बाद कौन सी ऐड करेंगे हम 14 के बाद, यहाँ क्या हो जाएगी 16। 16 के बाद कौन सी ऐड करेंगे, देखिए आप यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 22। 22 के बाद कौन सी ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आप बोलोगे 18 क्यों नहीं ऐड किया, अगर मैं 18 ऐड करता तो यहाँ पे साइकिल बन जाती, तो हमें साइकिल नहीं बनानी है। सेम केस यहाँ पे हो रहा है, अगर मैं 24 ऐड करूँगा तो यहाँ पे फिर से साइकिल बनाने की, इसलिए मैं 24 ऐड नहीं कर सकता। कौन सी एज बची मेरे पास 25। देखिए सेम ग्राफ बना, इसका भी सम क्या आ गया 99। इस तरीके से आप क्रुस्कल्स एल्गोरिथम के थ्रू मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं आप, मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकाल सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट जो आपके पास एक एल्गोरिथम है वो है आपके पास डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम, ठीक है। ये क्या काम आती है, ये आप लिख लीजिए, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए काम आती है। यही पूछा जाता है कई बार, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए काम आती है कौन सी, डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम आपके, ओके। फिर यहाँ पे देखिए कुछ इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है जो मैं आपको लिखवा देता हूँ। देखिए बताने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हमारे पास समय इतना है नहीं, और बाकी सारी चीज़ें मैं आपके लिए कैसे लेके आऊँगा, मैराथन से, ओके ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे फिर जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है एल्गोरिथम्स को क्या कर रखा है, क्लासीफाई कर रखा है। एल्गोरिथम्स को क्या कर रखा है, क्लासीफाई कर रखा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये जो क्लासिफिकेशन है यहाँ से एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो एल्गोरिथम्स है वो आपके इस तरीके से क्लासीफाई की हुई है।
फर्स्ट है डिवाइड एंड कन्क्वायर। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हो तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फिर जो अप्रोच है आपकी ग्रीडी अप्रोच, कौन सी है, ग्रीडी अप्रोच। फिर जो अप्रोच है आपकी डायनामिक प्रोग्रामिंग, डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या है, डायनामिक प्रोग्रामिंग। 3 कैटेगरीज के अंदर कैटेगरी के अंदर आपके एल्गोरिथम्स को डिवाइड किया गया है, डिवाइड एंड कन्क्वायर। इसके अंदर प्रोग्राम को पहले डिवाइड किया जाता है और फिर उसको उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है और जीत हासिल की जाती है। तो कौन कौन सी एल्गोरिथम ये अप्रोच फॉलो करती है, बाइनरी सर्च, याद रख लेना है ना ये सारी चीज़ें। फिर क्या है, क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट। बाइनरी सर्च, क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट किस अप्रोच का फॉलो करती है, डिवाइड एंड कन्क्वायर। ये अप्रोच है ना। फिर देखिए ग्रीडी कौन कौन से फॉलो करती है, क्रुस्कल्स, क्रुस्कल्स मिनिमम स्पैनिंग ट्री। और कौन सी करती है आपकी, प्रिम्स एल्गोरिथम, प्रिम्स मिनिमम स्पैनिंग ट्री। फिर कौन सी करती है आपकी, डाइक्स्ट्रास, डाइक्स्ट्रास शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। और कौन करता है आपके, हफमैन कोडिंग, हफमैन कोडिंग। और कौन करता है आपके पास, नैपसेक, कौन सी करती है आपके पास, नैपसेक। फिर और कौन सी करती है आपकी, जॉब सीक्वेंसिंग विथ डेडलाइन। और कौन सी करती है, ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न, ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न। ओके, अब यहाँ आ जाइए डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर। तो यहाँ लिख लीजिए आप फिबोनाकी, फिबोनाकी नंबर्स। नेक्स्ट क्या है, LCS है ना, लीस्ट लॉन्गेस्ट काउंट सीक्वेंस। थर्ड क्या है आपकी, मल्टी स्टेज ग्राफ, क्या है, मल्टी स्टेज ग्राफ। फोर्थ क्या है, 0/1 नैपसेक प्रॉब्लम। फिर फिफ्थ क्या है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, क्या है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है आपकी, फ्लोइड वार्सा। ये सब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं तो मैंने ऐड करता गया है ना इन सब के अंदर। फ्लोइड वार्शल एल्गोरिथम, ऐसा क्लासिफिकेशन आपको मिलेगा नहीं कहीं। फिर क्या है, बेलमन फोर्ड एल्गो। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, बेलमन फोर्ड जो एल्गो है किसके लिए यूज करते हैं हम, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, किसके लिए, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। ओके, फिर एक और जो बची हुई है वो है आपके यहाँ पे ऑप्टिमल बाइनरी सर्च, ऑप्टिमल बाइनरी सर्च। ओके, तो ये आपके कैटेगरीज है, इनका आपको ध्यान रखना है और उनको इन सभी को आप क्या कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। ओके, अब जो हम देखने वाले हैं वो हमारी सर्चिंग और सॉर्टिंग टेक्निक्स देखने वाले हैं, सर्चिंग और सॉर्टिंग। तो मैं सिर्फ आपको इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता रहा हूँ, इसके डिटेल पार्ट के अंदर जाने कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सॉर्टिंग टेक्निक्स बता रहा हूँ। सॉर्टिंग टेक्निक्स के अंदर आपको ये टेबल है, इसको आप लर्न कर दीजिए, क्या कर दीजिए, लर्न सॉर्टिंग एल्गोरिथम। जैसे बता रहा हूँ वैसे इन सबको रट लेना है ना। ठीक है, ओके, मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले बबल, ठीक है, बना देता हूँ फटाफट। ये हो गया आपका सिलेक्शन,
नेक्स्ट हो गया आपका इंसर्शन, और नेक्स्ट हो गया आपका क्विक, नेक्स्ट हो गया आपका मर्ज, फिर हो गया हीप, ठीक है, और नेक्स्ट हो गया आपके पास काउंट। ये सब टेक्निक्स है। फिर हम इनका देख रहे हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट। ओके, ये हो जाए आपके पास वर्स्ट, फिर हो जाएगी आपके पास एवरेज, और ये हो जाएगी आपके पास बेस्ट, ठीक है। फिर आपके पास क्या हो जाएगा, स्टेबल और अनस्टेबल। फिर क्या हो जाएगा, इन आउट, इन आउट। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ और लिख लीजिए, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। ये सारी यहाँ से यहाँ तक आपकी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, ठीक है। चलिए मैं फिल करना चालू कर रहा हूँ। बबल की जो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ऑर्डर ऑफ क्या है, एन स्क्वायर, ये भी है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, और ये भी है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, है ना। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, ऑर्डर ऑफ कहीं पे एन दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर दिया हुआ है ना। ये देखिए ऑर्डर ऑफ है, ये आपके थीटा ऑफ है ना, ये आप देख लेना। सिलेक्शन की क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ये क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। इंसर्शन की क्या होगी यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, यह भी है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ये है आपके ऑर्डर ऑफ एन। क्विक की क्या है आपके पास, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, फिर ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, और आपके पास ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। मर्ज की क्या है आपके पास, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, और ये है आपके पास ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, और यहाँ भी क्या है, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। हीप की क्या है आपके पास, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, और यहाँ भी क्या आपके पास, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, ठीक है। काउंट की क्या हो जाएगी आपके पास, ऑर्डर ऑफ एन प्लस के, यहाँ पे भी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन प्लस के, और ऑर्डर ऑफ एन प्लस के, जहाँ पे आपके यहाँ पे के का क्या मतलब है, रेंज ऑफ एलिमेंट, रेंज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे स्टेबल है अनस्टेबल, याद रखिए एस यू एस यू एस यू और एस। इन प्लेस है, आउट प्लेस है, ये है आपकी इन 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 इन। मर्ज सॉर्ट है आपकी आउट प्लेस, ठीक है। बाकी इन और आउट प्लेस। कॉम्प्लेक्सिटी देखिए, ऑर्डर ऑफ वन, ऑर्डर ऑफ वन, ऑर्डर ऑफ वन, ऑर्डर ऑफ लॉग एन क्विक सॉर्ट के अंदर, मर्ज के अंदर आ जाएगा ऑर्डर ऑफ एन, यहाँ हो जाएगा आपके पास ऑर्डर ऑफ एन। अब आती है बात याद कैसे रखेंगे, मैं बता देता हूँ आपको। इसका जो याद रखना है, बाबू सोना का IQ मेरा है ठीक है, काउंट रेडी रखो। तो इन सब के फर्स्ट वर्ड है बाबू सोना का IQ मेरा है, काउंट रेडी रखो। इस तरीके से आप याद कीजिए। और मैं बता देता हूँ आपको तरीका। तो देखिए आपको याद करने का तरीका डेवलप करना पड़ेगा, यहाँ पे है ना। अच्छा भाई, हाँ ओके। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ ऊपर तक तो साफ आपके थीटा ऑफ एन स्क्वायर है, यहाँ पे अलग है ना। तो इस तरीके से आप बना के याद रख सकते हो, है ना। ये अगर आप देखोगे तो ये क्विक सोर्स है, यहाँ एक बीच में लाइन कर दीजिए। यहाँ ये सारे ऊपर वाले से थीटा ऑफ एन स्क्वायर है, और नीचे वाले साइड आपको याद रखना है। यहाँ पे भी मर्ज सॉर्ट और हीप सॉर्ट के सेम है, एन लॉग एन एन लॉग एन।
यहाँ पे स्टेबल और अनस्टेबल का मतलब समझिए, जब हम सीक्वेंसिंग सॉर्टिंग करते हैं उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो सीक्वेंस दी रही होती है उसको हम चेंज नहीं करेंगे इन प्लेस की ड्यूरिंग। तो अब अभी आप सिर्फ ये याद रख लीजिए, ये स्टेबल होती है, अनस्टेबल, स्टेबल, अनस्टेबल, स्टेबल, अनस्टेबल, स्टेबल। ओके, इन प्लेस आउट प्लेस का मतलब क्या है कि भाई जो मेमोरी एलोकेटेड है उसी के अंदर काम हो जाता है। आउट प्लेस का मतलब है कि इसको एक्सटर्नल मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम के अंदर कई बार यहाँ इधर से क्वेश्चन आए हुए हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, आप इसको क्या कीजिए, याद कर लीजिए। क्या कीजिए, याद कर लीजिए। ओके, अब मैं बना देता हूँ इसी के अंदर आपके जो आपके सर्चिंग एल्गोरिथम है उनकी टेबल। किसकी? सर्चिंग एल्गोरिथम की। ठीक है, सर्चिंग एल्गोरिथम की टेबल बना देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट है आपकी लीनियर सर्च, और नेक्स्ट कौन सी है आपकी? बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च और क्या होगी आपके पास? बाइनरी सर्च। सेम टेबल बना रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगी आपके वर्स्ट टाइम क्लास कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे होगी आपकी एवरेज, और यहाँ क्या हो जाएगी आपके पास? बेस्ट। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है थीटा ऑफ एन, इसकी है आपके पास थीटा ऑफ एन, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास थीटा ऑफ 1। ये क्या हो जाएगा बाइनरी सर्च के अंदर? ऑर्डर ऑफ log n, ऑर्डर ऑफ log n और ऑर्डर ऑफ 1। ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि भाई सर्चिंग और सॉर्टिंग की आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको निकाल के दी है, बिल्कुल क्रीम चीज़ें मैंने आपको निकाल के दी है, जहाँ से एग्ज़ाम के अंदर आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है ना, तो आपको इन सब चीज़ों को आराम से पढ़ना है, देखना है और याद कर लीजिए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वैसे तो पढ़ाने को बहुत कुछ है इन सभी के अंदर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड मैं और आपको कुछ लिखवा देता हूँ ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके थोड़ा हेल्पफुल हो जाए, है ना। यहाँ देखिए, और एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप याद कर लीजिए, है ना। डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। क्या है? डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपके पास है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, आपके पास है टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग और डाइक्स्ट्राज एल्गोरिथम, और आपके पास क्या है? बेलमन फोर्ड। ये भी इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप लिख लीजिए, है ना। यहाँ पे दो अप्रोच यूज किया जाता है, लिस्ट और मैट्रिक्स। लिस्ट और क्या हो गया यहाँ पे? मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए आप फटाफट। देखिए यहाँ पे ब्रेड फॉर सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है लिस्ट के अंदर वो होती है ऑर्डर ऑफ v प्लस ई, और मैट्रिक्स की होती है ऑर्डर ऑफ v स्क्वायर। DFS की होती है ऑर्डर ऑफ v प्लस ई, मैट्रिक्स के अंदर होती है ऑर्डर ऑफ v स्क्वायर। डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ मतलब टोपोलॉजी सॉर्ट की होती है ऑर्डर ऑफ v प्लस ई। डाइक्स्ट्राज एल्गोरिथम की होती है ऑर्डर ऑफ e log v। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम के अंदर हुआ। और मैट्रिक्स के अंदर ये भी आएगा ऑर्डर ऑफ v स्क्वायर। बेलमन फोर्ड की होती है आपकी ऑर्डर ऑफ ve। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने आपको निकाली है, लिखा ही है, इन सबको आप क्या कर लीजिए? याद कर लीजिए। क्या कर लीजिए? याद कर लीजिए। ओके, फिर मैं आपको हीप की भी लिखवा देता हूँ यहीं पे आगे। हीप किसकी? हीप की। हीप तो यहाँ देखिए, हाँ, हीप की मैं आपको लिखवा देता हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पर निकालिए, अगर आपको मैक्स हीप बनाना है, अगर आपको मैक्स हीप बनाना है उस केस के अंदर क्या रहेगा? अगर आपको फाइंड मैक्सिमम वैल्यू करनी है उस केस के अंदर आपको ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे डिलीट मैक्स करना है
डिलीट मैक्स, तो यहाँ पे आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको कुछ इंसर्ट कराना है उस केस के अंदर आपको लगेगा टाइम ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ठीक है, अगर आपको कुछ इंक्रीज की, किसी की को आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है। आप हाल फिलहाल ध्यान रखिए, बाकी ये सारी चीज़ें क्या है, डिटेल पार्ट की है, पर यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिल जाते हैं 1। और अगर आपको की को डिक्रीज करना है तो भी आपको टाइम लगेगा ऑर्डर ऑफ लॉग एन। और अगर आपको फाइंड मिन करना है, देखिए मैक्स हीप के अंदर मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा। आपको यहाँ पे सर्च करना है तो आपको ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा। और अगर आपको डिलीट करना है तो भी आपको ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा। किसके अंदर, हीप के अंदर भी मैक्स हीप की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से देखिए ऑलमोस्ट जो मेरे पास चीज़ें थी जिस तरह से मैंने क्लियर की थी, ठीक है, तो डिटेल पार्ट के अंदर तो मैं भी नहीं जा पाऊँगा। जो मेरे पास थी वो सारी चीज़ें मैंने करा दी है ना यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ें, आपको ये सारी की सारी चीज़ें आप याद कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर क्वेश्चन आए, इनमें से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और कहाँ से बनेगा, न्यूमेरिकल नहीं तो ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है वो भी आप कर लीजिए, तो चीज़ें आपको क्या हो जाएगी, आसान लगेगी और आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ करवा देता हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हैशिंग, किसकी, हैशिंग की, है ना, वहाँ पे रह गई थी। देखिए अगर हैशिंग के अंदर अगर आप सर्च ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, हाँ सर्च ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं किसके अंदर, अनसॉर्टेड एरे के अंदर। किसके अंदर करें, अनसॉर्टेड एरे, टाइम कितना लगेगा, ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, और अगर यही एरे आपका है सॉर्टेड एरे तो टाइम लगेगा आपको ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ओके, लिंक लिस्ट है तो टाइम लगेगा आपको ऑर्डर ऑफ एन। यहीं पे अगर आप बाइनरी ट्री के ऊपर हैशिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो टाइम लगेगा आपको ऑर्डर ऑफ एन। ये चीज़ अगर आप बाइनरी सर्च ट्री पे कर रहे हैं तो भी आपको ऑर्डर लगेगा ऑर्डर ऑफ एन टाइम। अगर यहाँ पे बाइनरी बैलेंस सर्च ट्री है तो आपको टाइम लगेगा ऑर्डर ऑफ लॉग एन। और अगर यहाँ पे आपके पास है प्रायोरिटी क्यू, जहाँ पे आपको मिन एंड मैक्स हीप दिया हुआ है, उस केस के अंदर आपको टाइम लगेगा ऑर्डर ऑफ एन। ओके, तो मेरे ख्याल से काफ़ी कंटेंट मैंने आपको दे दिया है डीएसए का। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, नहीं भी आ रही है तो कम से कम ये आप सारी चीज़ें याद कर लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आप सभी के लिए। चलती है, वीडियो बंद हो जाए उससे पहले थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। डीएसए यहाँ खत्म हो चुकी है, नेक्स्ट अब जो हमारी सब्जेक्ट है वो हम चालू करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन सी करेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत बहुत धन्यवाद।